हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 0 to 1 का चैप्टर 5 जिसका नाम है अंतिम प्रवर्तक लाभ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतियोगिता से परे जाने पर आपको मोनोपोली मिलेगी, परंतु मोनोपोली भी एक अच्छा व्यवसाय तभी कहला सकती है जब यह भविष्य को सहन करने योग्य हो। न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी के मूल्य की तुलना ट्विटर से करें। इनमें से प्रत्येक कुछ हजार लोगों को रोजगार देती है और प्रत्येक लाखों लोगों को समाचार देने का माध्यम है। परंतु जब ट्विटर 2013 में पब्लिक हुआ तो इसका मूल्यवान 28 बिलियन डॉलर किया गया, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के बाजार पूंजीकरण से 12 गुना अधिक था। हालांकि टाइम्स ने 2012 में 133 मिलियन डॉलर कमाए थे, जबकि ट्विटर को हानि हुई थी। ट्विटर के इतने बड़े प्रीमियम के लिए क्या कहा जा सकता है? इसका उत्तर है नगद प्रवाह, कैश फ्लो। पहले सुनने में विचित्र लग सकता है, टाइम से लाभ मिल रहा था जबकि ट्विटर हानि में जा रहा था, परंतु एक अच्छा व्यवसाय भविष्य में नगद प्रवाह पैदा करने की योग्यता से जाना जाता है। निवेशकों ने उम्मीद लगाई कि ट्विटर आने वाले दशक में मोनोपोली मुनाफे को अपने अधीन कर सकेगा, जबकि अखबारों की मोनोपोली यानी एकाधिकार के दिन लग गए हैं। सरल शब्दों में कहें तो वर्तमान में किसी व्यवसाय का कुल मूल्य वह सारा पैसा होगा जो भविष्य में कमाएगा। किसी व्यवसाय का सही मूल्यांकन करने के लिए आपको भावी नगद प्रवाह को उनके वर्तमान के मूल्य के अनुसार देखना होगा। आज दी गई धनराशि भविष्य में उतनी ही धनराशि के समान होगी। कटौती नगद प्रवाह की तुलना कम विकास वाले व्यवसाय और उच्चतम विकास वाले स्टार्टअप के अंतर को दिखाती है। कम विकास वाले व्यवसाय का अधिकतर मूल्य आने वाले समय में होगा। एक पुरानी इकोनॉमी का व्यवसाय जैसे अखबार अपना मूल्य बनाए रख सकता है यदि यह 5-6 साल तक अपने वर्तमान नगद प्रवाह को बनाए रख सके। हालांकि निकटतम विकल्पों वाली कोई भी फर्म देखेगी कि उसके मुनाफे प्रतियोगिता की भेंट चढ़ गए हैं। नाइट क्लब और रेस्तरां इसकी अच्छी मिसाल हो सकते हैं। भले ही सफल रेस्तरां आज अधिक भुगतान लेते हो, परंतु आने वाले वर्षों में उनके नगद प्रवाह में कमी आएगी जब ग्राहक नए और चलन में आने वाले विकल्पों की ओर आकर्षित होंगे। तकनीकी कंपनियां इसके विपरीत चलती हैं। वे अक्सर पहले कुछ वर्षों में हानि उठाती हैं। अमूल्य चीजें तैयार होने में समय लगता है और इसका अर्थ है विलंबित आय। अधिकतर तकनीकी कंपनियों का मूल्य भविष्य में कम से कम 10 से 15 वर्ष बाद दिखाई देता है। मार्च 2001 में पेपल के लिए मुनाफा कमाना शेष था, परंतु हमारी आय वर्ष दर वर्ष 100% की दर से बढ़ रही थी। जब मैंने अपने भावी नगद प्रवाह पर ध्यान दिया तो पाया कि कंपनी का 75% वर्तमान मूल्य 2011 में पाए लाभों में से था और इसमें परे ऐसी कंपनियों के लिए यह यकीन करना भी मुश्किल था जिसे अभी व्यवसाय में आए 27 महीने ही हुए थे, परंतु हम वहाँ भी पूरा मूल्यांकन नहीं कर सके। आज पेपल 15% की सालाना दर से बढ़ रहा है और कटौती दर भी पिछले एक दशक की तुलना में कम है। अब ऐसा लगता है कि कंपनी का अधिकतर मूल्य 2020 या उससे परे से ही होगा। लिंक्डइन भी एक ऐसी कंपनी का अच्छा उदाहरण है जिसका मूल्य भविष्य में और आगे तक अस्तित्व रखता है। 2014 के आरंभ में इसका बाजार पूंजीकरण 24.5 बिलियन डॉलर था। यह किसी ऐसी कंपनी के लिए बहुत अधिक था जिसकी आय 1 बिलियन डॉलर से कम थी और 2012 में कुल आय केवल 21.6 मिलियन डॉलर थी। अब इन अंकों को देखकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निवेशक पगला गए हैं, परंतु यह मूल्यांकन समझ आ जाएगा जब आप लिंक्डइन के भावी नगद प्रवाह पर ध्यान देंगे। सिलिकॉन वैली में भी भावी लाभों की आय में सहज ज्ञान के विपरीत बहुत अधिक है। किसी कंपनी को मूल्यवान होने के लिए बढ़ने और टिके रहने के योग्य होना चाहिए, परंतु कई उद्यमी केवल अल्पकालीन विकास पर ही बल देते हैं। उनके पास एक बहाना होता है, विकास की माप आसान है, परंतु कोई कंपनी टिकाऊ है या नहीं इसे नहीं जाना जा सकता। जो लोग मापदंड मेन्यू से उलझे हैं वे साप्ताहिक यूजर आंकड़ों, मासिक आय टारगेट और तिमाही आय रिपोर्टों पर ध्यान देते हैं। वैसे आप चाहें तो उन अंकों की चिंता छोड़कर फिर भी थोड़ा गहरा देख सकते हैं। उन समस्याओं को जान सकते हैं जो मापी नहीं जा सकती पर आपके व्यवसाय को बने रहने में बाधा दे सकती है। उदाहरण के लिए
जिंगा और ग्रुप आन में तेजी से होने वाले अल्पकालीन विकास ने प्रबंधकों और निवेशकों को दीर्घकालीन चुनौतियों से दूर रखा। जिंगा ने फर्म विले जैसे खेलों से जल्दी जीत हासिल की और नई रिलीज की अपील की जांच के लिए साइकोमेट्रिक इंजन होने का दावा किया, परंतु वे भी उन्हीं समस्याओं में घिर गए जिनका सामना हर हॉलीवुड स्टूडियो को करना होता है। आप अस्थिर दर्शकों के लिए भरोसेमंद तरीके से निरंतर लोकप्रिय मनोरंजन कैसे दे सकते हैं? कोई नहीं जानता। जब लाखों की संख्या में स्थानीय व्यवसाय अपने उत्पाद आजमा रहे थे तो ग्रुप ऑन ने तेजी से विकास दर्ज किया, परंतु उन व्यवसायों को स्थायी ग्राहक बनने के लिए लुभाना आसान नहीं था। अगर आप सारी बातों से परे केवल अल्पकालीन विकास पर ही ध्यान देते हैं तो आप उस अहम प्रश्न से चूक जाते हैं जो आपको पूछना चाहिए, क्या यह व्यवसाय आज से एक दशक बाद भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेगा? केवल अंक ही आपको उत्तर नहीं देंगे। आपको अपने व्यवसाय के गुणात्मक लक्षणों के बारे में भी आलोचनात्मक रूप से विचार करना चाहिए। मोनोपोली के लक्षण। कोई विकास नगद प्रवाह वाली कंपनी सुदूर भविष्य में कैसी दिखती है? हर मोनोपोली अनूठी होती है, परंतु अक्सर उनमें निम्नलिखित लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है: मालिकाना, प्रॉपर्टी, तकनीक, नेटवर्क प्रभाव, स्केल की इकोनॉमी और ब्रांडिंग। जब आप अपना व्यवसाय खड़ा कर रहे हो तो आपको इस सूची पर सही का निशान नहीं लगाना। मोनोपोली के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप इन लक्षणों के अनुसार अपने व्यवसाय का विश्लेषण करते हैं तो इस तरह आपको यह सोचने में मदद मिल सकती है कि इसे टिकाऊ कैसे बनाना है। मालिकाना तकनीक। पहला है मालिकाना तकनीक। मालिकाना तकनीक या प्रॉपर्टी टेक्निक एक ऐसी सबसे अधिक मौलिक लाभ है जो कोई कंपनी ले सकती है, क्योंकि यह आपके उत्पाद को ऐसे बनाती है जिसकी नकल तैयार करना कठिन या असंभव होता है। मिसाल के लिए गूगल के सर्च एल्गोरिदम, इनकी रिटर्न किसी भी दूसरी चीज से कहीं बेहतर रही। शॉर्ट पेज लोड टाइम और क्वेरी ऑटो कंप्लीशन की सटीकता के कारण सर्च प्रोडक्ट की मजबूती और जवाबदेही की क्षमता और भी बढ़ जाती है। किसी के लिए भी यह गूगल करना कठिन होगा कि गूगल ने 2000 के आरंभिक समय में अन्य दूसरी सर्च इंजन कंपनियों को क्या किया। मालिकाना तकनीक के लिए यह नियम होना चाहिए कि यह किसी खास आयाम के साथ अपने सबसे निकटतम विकल्प से लगभग 10 गुना बेहतर होनी चाहिए ताकि इसे एकाधिकार से जुड़ा लाभ मिल सके। अगर उसकी क्षमता इससे थोड़ी सी भी कम हुई तो केवल सीमित सुधार कहलाएगी और बेचना कठिन होगा, खास तौर पर तब जब बाजार में पहले से भारी भीड़ हो। 10 गुना सुधार करने का स्पष्टतम उपाय यही होगा कि कोई ऐसी खोज की जाए जो पूरी तरह से नई हो। अगर आप कुछ ऐसा मूल्यवान बनाते हैं जो पहले कहीं नहीं था तो मूल्य की वृद्धि सैद्धांतिक रूप से अनंत होगी। मिसाल के लिए सुरक्षित रूप से नींद की आवश्यकता कम करने वाली दवा या फिर गंजेपन का इलाज निश्चित रूप से मोनोपोली व्यवसाय को अपना सहयोग देंगे। या फिर आप एक मौजूदा हल में भी भारी सुधार कर सकते हैं। जब आप एक बार 10 गुना बेहतर हो जाएंगे तो आप प्रतियोगिता से अपना बचाव कर सकते हैं। मिसाल के लिए पेपल ने ईबो पर बेचने और खरीदने का काम को 10 गुना बेहतर बना दिया। एक चेक मेल होने में 7 से 10 दिन का समय लगता था। पेपल की मदद से खरीदार नीलामी पूरी होते ही भुगतान कर सकते हैं। विक्रेताओं को भी उसी समय वापसी मिल जाती है और चेक की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। अमेज़न ने भी एक खास दिखाई देने वाले तरीकों से पहले 10 गुना बेहतर सुधार किया। उन्होंने किसी भी बुक स्टोर की तुलना में 10 गुना अधिक किताबें देने का प्रस्ताव रखा। जब 1995 में इसका लॉन्च हुआ, वह धरती का सबसे विशालतम बुक स्टोर होने का दावा कर सकता था। यह किसी रिटेल बुक स्टोर से अलग था जिसकी किताबें रखने की क्षमता सीमित होती थी। अमेज़न को इन किताबों को भौतिक रूप में संग्रह करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी कोई ग्राहक ऑर्डर करता तो यह सप्लायर से टाइटल मंगवा लेता था। यह कृत्रिम सुधार इतना असरदार था कि बोनस एंड नोबल से अमेज़न के IPO से 3 दिन पहले कानूनी मुकदमा दर्ज करते हुए दावा किया कि अमेज़न का अपने आप को बुक स्टोर कहना जायज़ नहीं था, क्योंकि यह बुक ब्रोकर था। आप भी श्रेष्ठ और संपूर्ण डिज़ाइन की मदद से 10 गुना सुधार कर सकते हैं। 2010 से पूर्व टैबलेट कंप्यूटिंग इतनी बुरी थी कि व्यवहारिक उद्देश्यों से जैसे बाजार का कोई अस्तित्व ही नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP डेवलप PC एडिशन 2002 में पहली बार शिप हुआ और नोकिया ने 2005 में अपना इंटरनेट टैबलेट निकाला।
परंतु उनका प्रयोग में लाना थोड़ा मुश्किल था। एप्पल ने आईपैड रिलीज किया। डिज़ाइन में सुधार को देखना कठिन था, परंतु यह साफ था कि एप्पल किसी भी ऐसी चीज़ का सुधार कर रहा था जो एक भारी बदलाव लाने में सफल हो सके। पहले टैबलेट इस्तेमाल में लायक नहीं था, परंतु बाद में भी वे उपयोगी साबित होने लगे। सेकंड, नेटवर्क प्रभाव। नेटवर्क प्रभाव से एक उत्पाद और अधिक उपयोगी होता जाता है जब अधिक से अधिक लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके सभी मित्र फेसबुक पर हैं तो आप भी फेसबुक पर अवश्य होंगे। अगर आप उनसे हटकर अपने लिए सोशल मीडिया का कोई और माध्यम चुनते हैं तो आप सनकी ही कहलाएंगे। नेटवर्क प्रभाव शक्तिशाली हो सकते हैं, परंतु आप तब तक उनका लाभ नहीं ले सकते जब तक आपका उत्पाद नेटवर्क के छोटा होने पर भी अपने पहले यूज़र के लिए लाभदायक नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, 1960 में एक अनूठी कंपनी जनाडू ने सभी कंप्यूटरों के बीच दो तरफा संप्रेषण तैयार किया, जो वर्ल्ड वाइड वेब का आरंभिक तालमेल युक्त संस्करण था। व्यर्थ प्रयासों के 3 दशकों के बाद जनाडू ने खुद को समेट लिया, क्योंकि वेब आम होता जा रहा था। हो सकता है कि उनकी तकनीक स्केल पर कारागार रही हो, परंतु यह केवल स्केल पर ही काम कर सकती थी। इसे एक ही समय में नेटवर्क से जोड़ने के लिए हर कंप्यूटर की आवश्यकता थी, और ऐसा कभी नहीं होने वाला था। विरोधाभासी रूप से नेटवर्क प्रभाव से जुड़े व्यवसायों को खास तौर पर छोटे बाजारों से आरंभ होना चाहिए। फेसबुक ने केवल हार्वर्ड छात्रों के साथ आरंभ किया था। मार्क जगरबर्ग का पहला उत्पाद इस तरह बनाया गया था कि उसके सभी सहपाठी उसे अपना सके। यह धरती के सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नहीं था। यह कारण है कि सफल नेटवर्क व्यवसाय MBA टाइप लोगों के साथ आरंभ नहीं होते। आरंभिक बाजार इतने छोटे होते हैं कि वे दिखने में कहीं से व्यावसायिक अवसर नहीं रखते। तीसरा, बिक्री की अर्थव्यवस्था। मोनोपोली व्यवसाय बड़ा होने के साथ साथ मजबूत दिखने लगता है। एक उत्पाद को तैयार करने की स्थिर लागतें, इंजीनियरिंग प्रबंधन, ऑफिस का स्थान आदि को सेल्स की अधिक से अधिक मात्राएं तक फैलाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप स्केल प्रभावशाली इकोनॉमिक्स का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उत्पाद का दूसरा संस्करण तैयार करने की सीमांत लागत 0 के आसपास होगी। कई व्यवसाय विशाल स्तर पर आने के बाद केवल सीमित लाभ ही अर्जित कर पाते हैं। खास तौर पर सेवा व्यवसाय मोनोपोली नहीं बना पाते। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई योग स्टूडियो है तो आप केवल एक निश्चित संख्या में ही ग्राहक को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आप और अधिक प्रशिक्षकों को नियुक्त करते हुए कई जगह काम खोल सकते हैं, परंतु आपके लाभ कम ही रहेंगे और आप उस बिंदु तक कभी नहीं जा सकेंगे जहां प्रतिभाशाली लोगों को का एक दल लाखों ग्राहकों को कुछ मूल्यवान देने की क्षमता रखता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा कर पाते हैं। एक अच्छा स्टार्टअप में यह संभावना होनी चाहिए कि वह अपने पहले ही डिज़ाइन के साथ अच्छे स्तर तक जा सके। ट्विटर के पास आज की तारीख में 2050 मिलियन यूजर्स हैं। इसे और अधिक पाने के लिए कस्टमाइज्ड फीचर शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसके विकास में कभी बाधा आएगी। फोर्थ, ब्रांडिंग। एक कंपनी के पास अपने ब्रांड की परिभाषा के अनुसार अपनी मोनोपोली होती है, इसलिए उस मोनोपोली का दावा करने के लिए एक मजबूत ब्रांड का होना अनिवार्य है। वर्तमान में सबसे मजबूत टैग ब्रांड एप्पल है। आकर्षक छवि और सावधानी से चुनी गई उत्पाद सामग्री जैसे आईफोन और मैकबुक, एप्पल के स्टोर के बहुत ही महीन और सूक्ष्म डिज़ाइन तथा ग्राहक अनुभव पर बहुत निकटतम नियंत्रण हमेशा दिखाई देने वाला विज्ञापन अभियान, प्रीमियम गुड्स मेकर के रूप में प्राइस पोजीशन और स्टीव जॉब्स का अपना करिश्माई प्रभाव कुल मिलाकर एप्पल के बोध को और भी निखारते हैं, जो इतने अच्छे उत्पाद पेश करता है जो अपने आप में एक अलग ही श्रेणी बन गए हैं। कई लोगों ने एप्पल की सफलता से सबक लेना चाहा। वैतनिक विज्ञापन, ब्रांडिंग स्टोर्स, प्रभावशाली सामग्री, आनंददायक सूत्रवाक्य, भारी दाम और बहुत ही सूक्ष्म डिजाइनिंग आदि इनका अनुकरण नहीं किया जा सकता। ये सभी तकनीकें तभी कारगर हो सकती हैं जब उत्पाद में भी अपनी मजबूती हो। एप्पल के पास हार्डवेयर जैसी सुपीरियर टच स्क्रीन सामग्री और सॉफ्टवेयर जैसी टच स्क्रीन इंटरफेस जो विशेष तौर पर खास सामग्री से बने हैं। दोनों में ही मालिकाना तकनीकों का जटिल मिश्रण है। यह इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादों का निर्माण करते हैं कि यह अपनी खरीदी जाने वाली सामग्री के दामों पर अपना वर्चस्व रखता है।
इसे अपने कंटेंट के इकोसिस्टम से मजबूत नेटवर्क प्रभाव भी मिलते हैं। हजारों डेवलपर्स एप्पल के उपकरणों के लिए सॉफ्टवेयर लिखते हैं। इसके लाखों यूजर्स हैं और ये यूजर्स इसी प्लेटफॉर्म पर बने रहते हैं क्योंकि ऐप्स यही हैं। एप्पल के आलीशान ब्रांड की तुलना में अन्य मोनोपोली से जुड़े लाभ भी हैं जो इतने साफ तौर पर नहीं दिखते। वे वही बुनियादी बातें हैं जो ब्रांडिंग को असरदार रूप से एप्पल की मोनोपोली बनाए रखने देती है। सार के बजाय ब्रांड से आरंभ करना खतरनाक हो सकता है। जब से 2012 के मध्य से मरीशा मेयर साहू की सीईओ बनी, उन्होंने कभी लोकप्रिय इंटरनेट जायंट को फिर से कूल बनाने के लिए काम किया। एक ही ट्वीट में याहू ने मेयर की योजनाओं को पीपल देन प्रोडक्ट देन ट्रैफिक देन रेवेन्यू से परिभाषित किया। माना जाता है कि लोगों को बदला हुआ रूप पसंद आया। याहू ने डिजाइन जागरूकता दिखाते हुए अपने लोगों में सुधार किया। इसने टवंटर जैसे हॉट स्टार्ट ऐप को अपना कर युवाओं के बीच पहचान बनाई और मेयर की अपनी स्टार पावर के लिए भी मीडिया को ध्यानाकर्षण मिला। परंतु बड़ा सवाल यह है कि याहू वास्तव में कौन सा उत्पाद बनाएगा। जब स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए तो उन्होंने न केवल एप्पल में काम करने के माहौल को सुगम बनाया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट लाइन में भी कटौती की ताकि 10 दुनिया में सुधार करने के लिए सामने वाले अवसरों पर पूरी तरह से केंद्रित हुआ जा सके। केवल ब्रांड के आधार पर कोई तकनीकी कंपनी टिकी नहीं रह सकती। एक मोनोपोली का निर्माण ब्रांड स्केल, नेटवर्क प्रभाव और तकनीक का मेल कुछ हद तक एक मोनोपोली को परिभाषित करता है, पर उन्हें कारागार बनाने के लिए आपको सावधानी से बाजार को चुनने के बाद पूरे मन से विस्तार करना होगा। छोटे स्तर से आरंभ करें और फिर एकाधिकार पाएं। हर स्टार्टअप आरंभ में छोटा ही होता है। हर मोनोपोली अपने बाजार के बड़े अंश पर अपना अधिकार रखती है। इस प्रकार हर स्टार्टअप को एक छोटे से बाजार से आरंभ होना चाहिए। जब आप छोटे स्तर से आरंभ करते हैं तो बड़े बाजार की तुलना में उस पर अधिकार करना आसान होता है। अगर आपको लगता है कि आरंभिक बाजार बड़ा हो सकता है तो यह निश्चित रूप से होगा। छोटे का अर्थ यह नहीं होता कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। हमने पेपल में आरंभ में यह भूल की थी, हमारा पहला उत्पाद यही था। पेपल में आरंभ में यह भूल की थी, हमारा पहला उत्पाद यही था कि लोग पाम पायलट्स की मदद से एक दूसरे का पैसा हस्तांतरित कर सकते थे। यह एक रोचक तकनीक थी और कोई दूसरा ऐसा नहीं कर रहा था। दुनिया के लाखों पाम पायलट्स यूजर्स किसी एक जगह पर नहीं थे, उनके बीच कुछ भी साझा नहीं था और वे अपने उपकरणों का प्रयोग कभी कभी ही करते थे। किसी को हमारे उत्पाद की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमारे पास कोई ग्राहक नहीं थे। हमने उस सबक को सीखने के बाद इब्रे नीलामियों पर अपना ध्यान लगाया, जहां हमें हमारी पहली सफलता मिली। 1999 के अंत में इब्रे के कुछ हजार वाई वैल्यूम पावर सेलर थे और 3 महीने के समर्पित प्रयासों के बाद हम उनमें से 25% को अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन कुछ हजार लोगों तक पहुंच बनाना वास्तव में आसान था, जिन्होंने हमारे उत्पाद की जरूरत थी। इसकी तुलना में लाखों बिखरे हुए व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींचना कहीं मुश्किल था। किसी भी स्टार्टअप के लिए बढ़िया टारगेट बाजार यही होगा कि वह खास तरह के छोटे दलों पर केंद्रित हो, जिन्हें दूसरे प्रतियोगियों की सेवाएं ना के बराबर या बिल्कुल ना मिल रही हो। कोई भी बड़ा बाजार एक बुरा चुनाव होगा और उस बड़े बाजार में पहले से प्रतियोगी भी हुए तो या और भी बदतर होगा। यही कारण है कि जब उद्यमी $100 बिलियन के बाजार में से 1% पाने की बात करते हैं तो इसे हमेशा लाल झंडी समझना चाहिए। व्यवहार में एक विशाल बाजार में एक अच्छे आरंभिक बिंदु का अभाव होगा या इसमें प्रतियोगिता होगी, इसलिए इसमें उस 1% तक पहुंचना भी कठिन होगा। अगर आप छोटे स्तर पर सफल हो भी गए तो आपको उसी से संतुष्ट होना होगा। गला काट प्रतिस्पर्धा का अर्थ होगा कि आपका मुनाफा शून्य के आसपास ही रहेगा। प्रवर्धन: जब आपको एक बार बाजार में वर्चस्व पाने का अवसर मिल जाए तो आपको धीरे धीरे उस संबंधित और विस्तृत बाजारों की ओर ले जाना होगा। अमेज़न ने दिखाया कि इसे कैसे किया जा सकता है। जेफ बेजोस का संस्थापक नजरिया यही था कि वे सारे ऑनलाइन रिटेल को अपने अधीन करेंगे, परंतु उन्होंने जान पर केवल पुस्तकों से आरंभ किया। कैटलॉग करने के लिए लाखों किताबें थी, परंतु उनके आकार लगभग एक समान थे। उन्हें शिप करना आसान था और उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो वास्तव में कभी बिकी नहीं थे।
वे ऐसी किताबें थीं जिन्हें रखकर किसी स्टोर को मुनाफा नहीं मिलता था, पर उन्हें सबसे अधिक उत्साही ग्राहकों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। अमेज़न बुक स्टोर से दूर रहने वाले या कुछ असाधारण चाहने वाले व्यक्ति के लिए सबसे प्रमुख समाधान बन गया। तब उसके पास दो विकल्प थे, किताबों के पाठकों की संख्या का विस्तार हो या फिर उनसे जुड़े बाजारों का विस्तार हो। उन्होंने बाजारों का विस्तार किया, लगभग समान लगने वाले बाजारों से आरंभ किया। सीडीज, वीडियो और सॉफ्टवेयर। अमेज़न धीरे धीरे श्रेणियों को शामिल करता गया और फिर दुनिया के जनरल स्टोर बन गया। उसका नाम अपने आप में कंपनी की प्रवर्धन तकनीक को प्रकट करता है। अमेज़न वर्षावनों की जैव विविधता अमेज़न के पहले लक्ष्य से झलकती है जब उसने दुनिया की हर किताब को कैटलॉग में शामिल किया और यह दुनिया में हर तरह की चीज़ के लिए जाना जाता है। इब्रे ने भी छोटे बाजारों के साथ ही अपनी शुरुआत की। जब इसने 1995 में मार्को टेम्पलेस की नीलामी की तो इसे एक बार में सारी दुनिया का साथ लेने की ज़रूरत नहीं थी। उसका उत्पाद काफ़ी गहन रुचि लेने वाले समूहों के लिए कारगर रहा, जैसे बिनी बेबो की सनकी। एक बार बिनी बेबी ट्रेड पर एकाधिकार करने के बाद एवी ने सीधा स्पोर्ट्स कारों या औद्योगिक अधिकार पर छलांग नहीं लगाई। यह छोटे स्तर पर अपना काम तब तक करता रहा जब तक यह इतना भरोसेमंद मार्केट प्लेस नहीं बना गया कि लोग कुछ भी ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं, चाहे उत्पाद कोई भी हो। कई बार स्केलिंग या प्रवर्धन के लिए कुछ छिपी हुई बाधाओं को भी संभालना पड़ता है। इब्रे ने यह सब लगभग शुरुआती वर्षों में ही सीख लिया था। सभी बाजारों की तुलना नीलामी बाजार भी स्वाभाविक एकाधिकार में आता है, क्योंकि खरीदने वाले वही जाते हैं जहां बेचने वाले हों और बेचने वाले भी वहीं जाएंगे जहां खरीदने वाले हों। परंतु इब्रे ने पाया कि नीलामी मॉडल केवल व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट उत्पादों के लिए ही कारगर है, जैसे सिक्के और स्टैम्प, या उत्पादों में उतनी सफल नहीं होती। लोग पेंसिलों या क्लीन सब पर बोली नहीं लगाना चाहते, उनके लिए उसे अमेज़न से खरीदना कई अधिक सुविधाजनक होगा। इब्रे अब भी एक मूल्यवान मोनोपोली है, बस या उससे थोड़ी छोटी है जितने लोग ने 2004 में इसके होने की उपेक्षा की थी। बाजारों का धीरे धीरे विस्तार करने के लिए धैर्य चाहिए। सबसे अधिक सफल कंपनियां प्रगति करने के लिए पहले एक खास जगह बनाती हैं और फिर आसपास के बाजारों में अपने पैठ करती हैं। यह उनके संस्थापक वर्णन का ही एक अंश होता है। डिस्ट्रैक्शन बाधा न दें। सिलिकॉन वैली डिस्ट्रैक्शन के लिए दीवानगी की हद तक आ गई है। मूल रूप से डिस्ट्रैक्शन कला से जुड़ा एक शब्द था जो बताता था कि एक फर्म में किस तरह नई तकनीक की मदद से कम दामों एंड उत्पाद कैसे बना सकती है, उत्पादन में लगने वाले समय घटा सकती है और धीरे धीरे पुरानी तकनीक से प्रीमियम उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को ओवरटेक कर सकती है। तब भी लगभग यही हुआ था जब पीसी के आगमन ने मेनफ्रेम कंप्यूटरों के बाजार को त्रस्त कर दिया था, उसे भंग कर दिया था। पहले पहल देखकर लगा कि पीसी काम के नहीं थे, फिर बाजार में वही प्रमुख हो गए। आज मोबाइल उपकरण पीसी के साथ ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसा उन्होंने मेन फ्रेम कंप्यूटरों के साथ किया था। हालांकि डिस्ट्रैक्शन या खलल को किसी भी नई या चलन में आने वाली चीज़ के लिए बधाई देने वाला शब्द माना जाने लगा है। यह एक उद्यमी की अपने बारे में समझ को सहज प्रतिस्पर्धी तरीके से नष्ट करता है। अधिकारी कंपनियों के लिए जोखिम को दर्शाने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग किया था। इसलिए स्टार्टअप का डिस्ट्रैक्शन के साथ जुनून दिखता है कि वे स्वयं को पुरानी फर्मों की नज़र से देखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप गहरी अंधेरी शक्तियों से लोहा लेने के लिए जन्मे हैं, तो आपके लिए मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना और उनसे लड़ना आसान हो जाता है। परंतु यदि आप वास्तव में कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो पुरानी कंपनियों के लिए आपके काम को न सराहने की तुलना में अपना काम करना अधिक महत्वपूर्ण होगा। अगर आपकी कंपनी को मौजूदा कंपनियों के विपक्ष से परखा जाता है, तो यह पूरी तरह से नई नहीं हो सकती है और हो सकता है कि यह मोनोपोली ना बन सके। बाधा देकर ध्यानाकर्षण भी किया जा सकता है। इसे अपनाने वाले लोग समस्याओं और परेशानियों को खोज निकालते हैं, उन्हें डिस्टर्ब्स कहते हैं। आपको याद होगा, शरारत करने वाले और हंगामा मचाने वाले बच्चों को प्रिंसिपल के कमरे में भेजा जाता है। अशांत कंपनियां अक्सर ऐसी लड़ाइयों में उलझती हैं जिन्हें जीता नहीं जा सकता। नेपस्टर को याद करें, इसके नाम से ही परेशानी दिखती है। किस तरह से चीज़ों को इंसान नैप कर सकता है। संगीत बचे और शायद इससे अधिक नहीं। शॉन फेनिक और शॉन पाकर, नेपस्टर के किशोर संस्थापक, उन्होंने 1999 में शक्तिशाली संगीत
रिकॉर्डिंग उद्योग को हिलाकर रख दिया था। अगले साल उन्होंने टाइम्स पत्रिका का आवरण तैयार किया। उसके लगभग 1.5 वर्ष बाद वे कोर्ट में दिवालिया घोषित हो गए। पेपल को भी ऐसा ही विनाशक माना जा सकता है, परंतु हमने प्रत्यक्ष रूप से किसी बड़े प्रतिस्पर्धी को चुनौती नहीं दी। यह सच है कि हमने वीज़ा का थोड़ा कारोबार ले लिया जब हमने इंटरनेट भुगतानों को लोकप्रिय बनाया। आप किसी स्टोर में वीज़ा कार्ड की मदद से कुछ खरीदने के बजाय पेपल की मदद से ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। कुल मिलाकर परिणाम सकारात्मक रहा। नैपस्टर को यूएस रिकॉर्डिंग उद्योग के साथ नकारात्मक संघर्ष झेलना पड़ा। जब आप निकटतम बाजारों को विस्तार की योजना बनाते हैं तो उन्हें बाधा ना दें। जितना संभव हो सके प्रतिस्पर्धा से अपना बचाव करें। अंतिम ही पहला होगा। आपने भी सुना होगा, पहला प्रवर्तक लाभ। अगर आप बाजार में सबसे पहले उतरते हैं तो आप प्रमुख बाजार अंश ले सकते हैं, जबकि उस समय अन्य प्रतिस्पर्धी छितरे हुए हैं और आरंभ करने जा रहे हैं। परंतु सबसे पहले आगे जाना कोई लक्ष्य नहीं, एक रणनीति हो सकती है। यह अधिक मायने रखता है कि आप भविष्य में नकद प्रवाह बनाए रखें। इसलिए अगर कोई और आपको अव्यवस्थित कर देता है तो आपको बाजार में सबसे पहले आने का भी लाभ नहीं मिलेगा। इससे तो सबसे अंतिम प्रवर्तक होना कहीं बेहतर होगा। यानी आप एक विशेष बाजार में सबसे आखिरी महानतम विकास करेंगे और कई वर्षों या दशकों तक मोनोपोली लाभों का आनंद लेंगे। इसे करने का एक ही उपाय है कि आप एक छोटे से अंश से आरंभ करते हुए आगे बढ़ें, फिर अपने महत्वाकांक्षी दीर्घकालीन लक्ष्य पर ध्यान दें। यहाँ कारोबार शतरंज के खेल की तरह होता है, जो रॉल कापलांगा के शब्दों में सफल होने के लिए आपको किसी भी चीज़ से पहले खेल के अंत का अध्ययन करना चाहिए। सो आज की बुक में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में।